मेरे बच्चों ये रिसेंट एग्जामिनेशन डीडीए का एक जेएसए एग्जामिनेशन हुआ था भाई। कॉन्सर्ट वाज सोल्ड आउट, यानी कि जो कॉन्सर्ट का मतलब होता है जो म्यूजिकल इवेंट है उसकी सारी की सारी टिकटें बिक गई हैं। ठीक है ना जी। गेट आउट का मतलब होता है जब किसी की जर्नी कोई भी शुरू कर देते हैं, किसी राह पर चलने की शुरुआत आप कर देते हैं। अगर कोई कड़ी मेहनत करे, यहाँ पर फुल स्टॉप लिखा है, यहाँ पर कोमा के साथ ये लिखा है, तो इस तरीकों को हम कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब। ठीक है ना। कभी कभी आप पापा के साथ जब घर से बाहर निकलते हैं, है ना, और बाहर निकलते ही अगर मान लो कोई में घर में दीदी या भैया कोई छींक दे, आप छी, तो यूजुअली यही कहा जाता है ये अपशगुन हो गया, ये अच्छा शगुन नहीं है। सवाल लिखा है द आर्कियोलॉजिस्ट्स ब्लैंक मैनी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन द रिमोट केव। ठीक है, रिमोट का मतलब यहाँ पर है मेरे बच्चे, ये केव अपने आप में एक नाउन है, रिमोट अपने आप में यहाँ एडजेक्टिव है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मस्ट का क्वेश्चन टैग मसंट से बनता है। ठीक है, एंड हियर वी हैव द आंसर की लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार भरी इस कहानी को बच्चों। और पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर हाजिर है, देखते हैं क्या कहता है। दे आर जेलस ऑफ हिम ब्लैंक दे। अब इस सवाल को देखते ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ हमें क्वेश्चन टैग को टेस्ट करने के लिए सवाल दिया गया है। तो क्वेश्चन टैग के लिए दे अपनी जगह वैलिड है, आर है तो ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह लेकर जाएंगे। और स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्वेश्चन टैग हमें लगाना होगा, तो ये अपनी जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। ये रिसेंट एग्जामिनेशन डीडीए का एक जेएसए एग्जामिनेशन हुआ था भाई। ठीक है ना। और उस एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया। सवाल को देखिएगा, सवाल थोड़ा सा अलग है, परेशान करने वाला है। द टीम प्रैक्टिस्ड डिलीजेंटली फॉर वीक्स। कई सप्ताह तक टीम ने लगातार प्रयास किया। दे वर डेटरमिन्ड टू विन द चैंपियनशिप। ठीक है ना। अब यहां लिखा दे वर डेटरमिन्ड, डेटरमिन्ड का मतलब होता है अपना मन उन्होंने पक्का किया, टू विन द चैंपियनशिप, कि वो चैंपियनशिप जीत सकें। नेवरदीलेस अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कंट्रास्ट बताने का काम करता है। मैं बात करता हूं एल्बीट। एल्बीट का मतलब होता है अपने आप में इवन दो। अब इस इवन दो के अर्थ को समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि ये अपनी जगह ऑल्दो का ही काम कर रहा है, तो ये भी कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। नॉटविथस्टैंडिंग अपने आप में हेडवर्ब भी है, और अपने आप में यही जो लिखा हुआ शब्द एक प्रेपोजिशन भी है, बताने का काम करता है ये हमेशा कंट्रास्ट को। तो सर कंट्रास्ट तो ये है नहीं, किसी ने मेहनत की है ताकि वो परिणाम क्या ला सके, आप कहेंगे कि वो मतलब चैंपियनशिप को जीत सकें, है ना। मतलब उन्होंने जो मेहनत की है उसी का ये परिणाम निकला कि वो डिटरमिन हो गए, जीत सकें। ठीक है ना। तो यहां पर कायदे से आना चाहिए बिकॉज, लेकिन एग्जामिनेशन ने इस तरीके के ऑप्शन में दूसरा अर्थ पैदा कर दिया, है ना। देयरफॉर की अगर हम बात करते हैं तो देयरफॉर हमेशा बताने का काम करता है क्या मेरे भाई, रिजल्ट बताने का काम करता है। ठीक है ना। तो हमें इस मजबूरन यहाँ आंसर लगाना चाहिए। ठीक है ना। कायदे से तो यहाँ पर बिकॉज होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, सिंस होना चाहिए, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल हमारे सामने आता है इंस्टिंक्ट मेड हिम। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है किसी भी तरीके की भावना जो मन में आई है किसी के। ठीक है ना। ब्लैंक द एक्सेलरेटर विद द डबल पर्पज ऑफ ओवरटेकिंग डेजी एंड लीविंग विल्सन बिहाइंड। ठीक है ना जी। अब सिचुएशन समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक इंसान है जो अपनी गाड़ी चला रहा है। ठीक है ना जी। यहाँ पर एक गाड़ी चला रहा है अपनी इंसान। ठीक है ना जी। और यहाँ पर मान लीजिए एक बाइकिस्ट है, चलो यहाँ पर बना देते हैं एक बाइकिस्ट है भाई साहब। ठीक है ना जी। वो अपनी बाइक चला रहा है। ओके मेरे भाई। अब सिचुएशन क्या हो रही है, ध्यान से समझने का काम करना। यहां आप चला रहे हैं गाड़ी और आपके मन में एक भावना आई। क्या भावना आई कि डेजी को और विल्सन को आप ओवरटेक कर देंगे। तब पॉसिबल है तब जब आप पुलअप करेंगे। पुलअप का मतलब तो होता है गाड़ी को रोक देना। आप हाईवे पर जा रहे हैं, अचानक से आ गई आपको सुसु, तो आप क्या करेंगे, यू विल पुल अप योर कार। ठीक है ना। एकदम से रोक देंगे गाड़ी को। ठीक है ना। पुश डाउन का मतलब क्या होता है, पुश डाउन का मतलब हमें समझ में आता है किसी चीज को नीचे दबाना, टू प्रेस डाउनवर्ड यूजिंग हैंड और फोर्सेस। ठीक है ना। अब मूव डाउन का मतलब होता है किसी चीज के प्लेसमेंट को चेंज कर देना। कोई जगह कोई चीज कहीं पर रखी थी, उसको वहां से हटाकर कहीं और आपने रख दिया, उसका स्थान बदल दिया, पोजीशन बदल दी। तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेटर को दबाएंगे, है ना। गाड़ी जब आप चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर इस तरीके के पेडल्स होते हैं जिनको दबाकर आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। गॉट इट, हाँ कि नहीं। बढ़िया सवाल था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है नाउ आई हैव ब्लैंक माई माइंड अबाउट इट, इफ आई एम मेबल आई विल स्टे डाउन हेयर। ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल अपने आप में कायदे से गलत है, एआई से तैयार किया गया सवाल है। ये भी रिसेंट एग्जामिनेशन से ही मैंने आप लोगों के लिए चुना है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में क्या कहने की कोशिश करता है।
नो, आई हैव। अब इस आई हैव को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हैव के बाद यहां हमारे सामने क्या लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है। हैव के साथ अगर हमें सीधी वर्ब देखने को मिलती है तो इसे हम परफेक्ट टेंस की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म भाई ये तो अपने आप में है नहीं, तो किसी भी कीमत पे ये आ नहीं सकता। लेट एक ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अपनी जगह सेम ही रहती हैं, तो ये अपनी जगह चल जाएगी। डिसाइडेड अपने आप में चल रहा है। नाउ आई हैव डिसाइडेड माई माइंड। आप अपने दिमाग को कभी डिसाइड नहीं करते, आप अपने दिमाग को किसी चीज के लिए निश्चित करते हैं, किसी चीज के लिए बना लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। तो डिसाइड के बाद तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है। जैसे आपने क्या कहा है, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड माई कार, आई हैव डिसाइडेड माई टीम। समझ रहे हैं आप? इसके बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। लेट ऑन अपने आप में यहां पर वैलिड इसलिए नहीं है कि लेट ऑन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं, रिवील करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्लोज कर दिया है या फिर मेरे बच्चों आपने रिवील कर दिया है, तो ये अपनी जगह गलत हो गया। ये गलत। मेड अप का मतलब होता है आपने अपने माइंड को पक्का कर लिया है, आपने फर्मली किसी चीज को डिसाइड कर लिया है। इफ आई एम एबल आई विल स्टे डाउन हियर, यहाँ इफ के बाद आई एम एबल जो कहा है ना, ये थोड़ा सा अपनी जगह गलत है। आप जानते हैं सब्जंक्टिव्स के अकॉर्डिंग ये ज्यादा सेंसिबल होता, पर कोई बात नहीं, इसने यहाँ पर बात प्रेजेंट की कही है तो ये चल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक का एक रिसेंट एग्जामिनेशन से तैयार किया गया सवाल है। द कॉन्सर्ट वॉज सोल्ड आउट, यानी कि जो कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट का मतलब होता है जो म्यूजिकल इवेंट है उसकी सारी की सारी टिकटें बिक गई हैं। ठीक है ना जी। बट लकीली, लेकिन भाग्यशाली रहे क्या, आई मैनेज टू गेट अ टिकट, एक टिकट मैं प्राप्त कर पाया एट द लास्ट मिनट। ठीक है ना जी। अब किसी भी इंसान को कोई शो देखना है और उस शो को लेकर वो बिल्कुल बेताब है, ठीक है। और उसने क्या देखा भाई वहां जाके, शो के अंदर क्या, आप कहेंगे उस शो के अंदर उसने सोचने की कोशिश की कि भाई साहब सारी की सारी टिकटें बिक चुकी हैं, एक टिक किसी भी तरीके से उसने ऑर्गेनाइज कर ली, मतलब मैनेज कर ली है, तो स्केर्सली तो खुद में ही नेगेटिव है, तो मैनेज करने की मीनिंग को चेंज कर देगा, ये तो नेगेटिव है। ऑलमोस्ट नील इसका मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात से, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है ही नहीं। सेपरेटली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग रूप में, यहाँ पर इसके मीनिंग को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना। आई मैनेज टू गेट अ टिकट सेपरेटली एट द लास्ट मिनट, सेपरेटली का सेंस ही जस्टिफाई नहीं है। सेपरेटली का मतलब होता है बिल्कुल अलग से। सर अलग से कहने की क्या सेंस है? ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आप यहां कहेंगे सर उम्मीद नहीं थी, फिर भी बिना किसी उम्मीद के मुझे टिकट अरेंज हो गई। रेगुलरली का मतलब ये भी अपनी जगह फ्रीक्वेंसी को ही बताता है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लंबा सवाल है, ध्यान से पढ़कर ही इसका हमें जवाब देना है, पहले आप इसको ध्यान से पढ़ने का काम करें। तो अब इस तरह के लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर आपको मीनिंग के बेसिस पर इस पैसेज को पूरा करना है। ठीक है। अब पूरा करने के लिए आप क्या सोचने की कोशिश करेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोड्यूस करते हैं वो ग्लूकोज को। आगे क्या लिखा है, द ग्लूकोज दस प्रोड्यूस्ड, और जो ग्लूकोज इस तरह से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, सर्व करता है क्या, एक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट, प्लांट के लिए एक एनर्जी यहां से बन जाती है। वाइल द रिलीज्ड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। अब यहां ऐसा क्या हम फिट करें ताकि ये पैसेज पूरा का पूरा मीनिंगफुल बन जाए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नाम से ही हमें पता है जिसमें ऑक्सीजन और लाइट के मिश्रण से चीजों को बनाया जाता है। ये लिखा है क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को। देखो यहां पर भी जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, तो यहां पर भी ग्लूकोज की ही बात कही गई है, जिसको आगे यहां पर भी ग्लूकोज 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 कनेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। आगे हमारे सामने क्या लिखा है, विद इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब पॉइंट ये है मेरे बच्चों, यहां इस लिखी हुई बातचीत में हमें कहीं पर भी ये नहीं देखने को मिलता कि ये जिस चीज के बारे में बात कर रहा है ये क्या चीज है भाई, ना हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा। थोड़ा सा ये डिफरेंट है मीनिंग के अकॉर्डिंग। फोटोसिंथेसिस इज मोर एफिशिएंट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स
कंपेयर टू कोल्ड क्लाइमेट्स। अब देखो इसने फोटोसिंथेसिस के बारे में तो बताया, लेकिन फोटोसिंथेसिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, ये आप इसकी फिजिकल लोकेशन की बात करो, लेकिन ये फिर से वापस ग्लूकोज पे जा रहा है, तो ये भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। प्लांट्स विद ये क्या लिखा है, वेरीगेटेड लीव्स हैव अ लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो एक एग्जांपल है कि इस तरीके के प्लांट में ज्यादातर ये चीज प्रोड्यूस होती है, फिर ग्लूकोज पे वापस शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो कनेक्टिंग सेंटेंस इस चीज के लिए हमारे सामने ए फॉर एप्पल ही बनता है। ये एक नई तरह का सवाल है आप लोगों के सामने, पैसेज की क्लोज टेस्ट इसे आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये एक पैसेज का क्लोज टेस्ट है जिसमें एक नई तरीके की अप्रोच आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। Climate change is a pressing global issue that requires immediate attention. The burning of fossil fuels releases greenhouse gases such as carbon dioxide into atmosphere, trapping heat and causing a rise in temperature. This phenomenon leads to various consequences such as melting ice caps, extreme weather events and rising sea levels. यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चीज पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, तो यहाँ ये किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इसके परिणाम बताए जा रहे थे, यहाँ पर आप इसके विकल्प बता रहे हैं, कनेक्टेड नहीं है। द ओजोन लेयर डिप्लीशन इज अ सेपरेट एनवायरमेंटल कंसर्न। ओजोन लेयर जो खत्म हो रही है धीरे धीरे, वो एक अलग ही तरह का पर्यावरण का चिंतन है। तो सर ये भी बिल्कुल अलग तरीके से चला गया, यहाँ तो रिजल्ट हम बता रहे थे। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू रिड्यूस एमिशंस, है ना। जो पूरी दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके लिए एमिशंस को रोकने के लिए, पोल्यूशन का रोकथाम के लिए नई पॉलिसीज बना रही हैं। चल सकता है मैनी एनिमल स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इस सारी की सारी बात में हम लोग प्रभाव बता रहे थे, रिजल्ट बता रहे थे ग्लोबल वार्मिंग का, और ये भी रिजल्ट को ही बता रहा है कि बहुत सारी ऐसी मतलब प्रजातियां हैं जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं। तो ज्यादा बेहतर इस लिखी हुई बातचीत को आइडिया एक्सटेंड करने के लिए ये वाला सेंटेंस अपनी जगह ज्यादा वैलिड है। अब एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल ज्यादातर आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको विचारों से, आइडियाज से क्वेश्चंस पर फंसाया जा रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। एंड 2 days आफ्टर दैट, 2 दिन के बाद बर्ट्रैंड ने क्या किया, टू किल एंड बी किल्ड, ठीक है जी। तो ये क्या लिखा है भाई, यहाँ लिखा है बर्ट्रैंड किसी इंसान का नाम, मारने के लिए और मर जाने के लिए उसने क्या किया, सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को शुरू करना, ठीक है ना, टू बिगिन समथिंग, ठीक है ना, टू बिगिन समथिंग। टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना। गाड़ी है, आप उसके इंजन को टर्न ऑफ कर देते हैं, बंद करना, तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस हो गया। ब्रिंग इन का मतलब हमें समझ में क्या आता है, ब्रिंग इन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को लोगों के सामने पहली बार लेकर आते हैं, तो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करने की एक बात हमारे सामने है। सेट आउट का मतलब होता है जब किसी की जर्नी कोई भी शुरू कर देते हैं, किसी राह पर चलने की शुरुआत आप कर देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जाना होगा किस चीज पर, सेट अबाउट, ठीक है जी। तो ज्यादा बेहतर आंसर इसके लिए सेट अबाउट, सेट आउट हो गया। सेट आउट का मतलब होता है किसी भी यात्रा की शुरुआत कर देना, किसी पर्पस के लिए, कोई काम के लिए, या कोई भी एक्टिविटी पर्पसफुल है इसको आपने शुरू कर दिया। वन ऑफ द पेपर सेड दे थॉट द रेन वुड स्टॉप ब्लैंक 4, ठीक है। अब इसने कहा, पेपर्स में से एक ने इस बात को कहा कि उन्होंने ऐसा सोचा जो बारिश है वो रुक जाएगी, किस समय, 4 बजे, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों अगर एग्जैक्ट टाइम हमें बताना होता है तो हम एट प्रेपोजिशन के साथ इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना जी, एट के साथ इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब समय की बात अगर हम करने की कोशिश करें तो बियॉन्ड, बियॉन्ड किसी भी चीज की लिमिट को बताता है, ठीक है ना। एक सर्टेन पॉइंट आपने किसी को बता दिया, ठीक है ना, उसी पॉइंट से थोड़ा आगे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये तो नहीं चलेगा सर। ओवर के बारे में बात करते हैं तो ओवर किसी चीज के लेवल की बात करता है, बिलो किसी चीज के लेवल के बारे में बात करता है। तो सर करेक्ट आंसर हमारे लिए यहाँ अबाउट बताता है। अबाउट का मतलब होता है
एग्जैक्ट समय पर नहीं, या तो उस समय से पहले या फिर उस समय के बाद, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेशन की तरफ हमें लेकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। सवाल नंबर 10 हमें कहता है टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इट इज एसेंशियल, क्लाइमेट चेंज की तरफ संबोधन करने के लिए जरूरी है, इट इज एसेंशियल टू टेक कलेक्टिव एक्शंस, है ना, सभी को मिलजुल कर इकट्ठे एक्शंस करने होंगे एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है, ब्लैंक कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर। अब ध्यान से समझिएगा, इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, है ना, इस पर फोकस करने के लिए जरूरी ये है, और यहां पर भी ये जरूरी ही बात कह रहा है क्या, कि सारे के सारे देशों को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। तो इकट्ठे मिलकर काम करना होगा, तो जो बात यहाँ पॉजिटिव कही गई है वही बात यहाँ पॉजिटिव कही गई है, कि सारी दुनिया के देशों को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेट्रा। तो ये विरोध करने वाली बात नहीं है। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप, है ना, यानी कि जब हम किसी भी चीज का एक सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं, या सीक्वेंस नहीं है दोस्त, सीक्वेंस की बात नहीं है, कन्वर्सली विपरीत की बात करता है। फर्दर मोर का मतलब होता है कही हुई बात के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना, है ना, यानी कि इन एडिशन टू द प्रीवियस स्टेटमेंट वी आर सपोर्टिंग समथिंग एल्स, करेक्ट है। चलिए भाई क्वेश्चन 11 पर आते हैं हम। आई थॉट देन, मैंने तब सोचा, दैट आई वॉज मेकिंग अप अ स्टोरी, मैं एक कहानी बना रहा हूं, एज चिल्ड्रन से, जैसे बच्चे कहते हैं, एंड आई ब्लैंक सेट डाउन टू राइट इट बिफोर द आइडियाज शुड स्लिप फ्रॉम मी, ठीक है ना, यानी कि मेरे दिमाग से ही विचार निकल जाए, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने भाई, फिर से समझते हैं। मैंने सोचा तब, है ना, मैं एक कहानी बना रहा हूं, ठीक है ना, जैसे बच्चे कहते हैं, तो मैं बैठ गया और मैंने लिखना शुरू कर दिया, कहीं ये विचार मेरे दिमाग से निकल ना जाए। अब मेरे बच्चे आई ब्लैंक, कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है जब कोई चीज बिना किसी रुके आप कॉन्टिन्यूसली करते जाते हैं। तो सर यहाँ तो कॉन्टिन्यूटी की तो कोई बात नहीं है, तो तुरंत बैठ गया है। रफली का मतलब होता है जहां अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है। रफली आपने कोई इंसान देखा, आपने अपने दोस्त से पूछा भाई इसकी एज क्या होगी, तो एग्जैक्ट एज बता दे तो ये तुक्का है ना, लेकिन रफली आप एज बता सकते हैं, दिस पर्सन इज अराउंड, मतलब इसकी एज एस्टिमेशन में रफली स्पीकिंग 20 के आसपास है ना। ईगरली, ईगरली का मतलब होता है जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, मेरी बात समझ में आ रही, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, बहुत ज्यादा डिजायर एंथुसियाज्म हो। सीमिंगली का मतलब हमें समझ में आता है जिसके अंदर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो चीज दिखने में जैसी हो। तो सर कोई भी स्टोरी अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत इच्छा के साथ लिखने का काम करते हैं, ईगरली यहाँ इस चीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है बच्चे। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से हम देखते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। तो सवाल नंबर 12 में कहता है जॉन डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ही रिसीव्ड, जो उसे जॉब ऑफर मिला उसने डिसाइड किया कि इसको स्वीकार कर लेते हैं, महसूस करते हुए कि एक बर्ड इन द हैंड इज वर्थ ब्लैंक। अब ये अपने आप में हिंदी के आधार पर आप इसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, मुहावरीदार भाषा है। और इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ में क्या है भाई साहब, जो हमारे हाथ में हमें जो प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। जो हमारे पास है भले ही वो उस चीज के अलावा जो चीज हमें प्राप्त नहीं है उससे हो सकता है इंफीरियर है, बेकार है, छोटे दर्जे का है, लेकिन जो है आप उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उसके बारे में सोचकर इसे भी फेंक दे जो दूर है। तो इसी का मतलब क्या होता है भाई साहब, जो है वही बेहतर है, अधिक पाने के लोभ में उसे ना खोए। तो बर्ड इन द हैंड इज वर्थ, क्या लिखा है, टू इन द बश। ये एक बहुत पुरानी कहावत है मेरे बच्चे। क्वेश्चन 13, शी हैड स्टडीड हार्ड ब्लैंक कुडंट पास द एग्जाम, ठीक है ना। आगे लिखा है शी वॉज डेटरमिन्ड टू ट्राई अगेन। देखिए मेरे बच्चों अब इस लिखे हुए सवाल को समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है, इस सवाल को लिखे हुए को ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। पहली बात तो हमें यह समझ में आती है कि यहाँ इस लिखे हुए बातचीत के अंदर एक नहीं एक से ज्यादा सेंटेंसेस हैं। मजेदार बात क्या है कि अगर यहाँ पर एक बात पॉजिटिव कही है और यहाँ पर नेगेटिव, या यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इसी चीज को हम कहते हैं बाबू कंट्रास्ट। हालांकि इस कंट्रास्ट में रीजन भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है, मैं उतनी गहराई पर नहीं जाऊंगा, वो हम अपने
एक प्यार भरे रेगुलर बैच में समझते हैं। तो मेरे बच्चे, जब कंट्रास्ट की बात हमारे सामने आती है तो ऐसे मामले में हम बट या फिर येट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एंड तो चलेगा नहीं, एंड एक ऐसा हमारे सामने कंजंक्शन है जो बैलेंस बनाता है, सो एक ऐसा कंजंक्शन है जो रिजल्ट बताता है। तो मेरे भाई यहाँ पर उस इंसान ने कड़ी मेहनत की, ठीक है ना, कुडंट पास द एग्जाम, एग्जाम पास नहीं कर पाया। तो अगर अच्छे से मेहनत करे तो रिजल्ट क्या निकले, वो पास कर जाए, लेकिन वो पास नहीं कर पाया तो ये अपने आप में कॉन्ट्रेरी रिजल्ट है ना मेरी भाई, ठीक है ना। तो बट या येट हम यहाँ पर चला सकते हैं। अब सवाल ये आता है, ये जो रिजल्ट है, ये सो जो है भाई, ये रिजल्ट बताने का काम करता है, एंड बैलेंस बताता है, किसी आइडिया को एक्सटेंशनर का काम करता है, किसी बातचीत को आगे ये बढ़ाने का काम करता है। अब क्या लिखा है, शी वॉज डेटरमिन टू ट्राई अगेन। तो देखो भाई, फेल हो गई तो उसका परिणाम क्या निकला, उसने फिर से कोशिश करने के लिए अपने मन को पक्का किया, ठीक है ना जी। तो एंड वाली बातचीत यहां पर कट गई है। क्वेश्चन 14 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन 14 कहता है, ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, ही वॉज एबल टू स्कोर वेल। अब सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे, अगर कोई कड़ी मेहनत करे, यहां पर फुल स्टॉप लिखा है, यहां पर कोमा के साथ ये लिखा है, तो इस तरीकों को हम कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसी एडवर्ब जो सेंटेंस में अलग शुरुआत में ही आती है और वो उस बातचीत को, उस विचारधारा को जो पहले कही उसको और एक्सटेंड करती है, ठीक है ना। कड़ी मेहनत करने का परिणाम क्या निकलेगा, अच्छा स्कोर करेगा। कन्वर्सली तो विरोध बताता है ना। हाउएवर विरोध बताता है। फर्दर मोर एडिशन बताता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या एडिशन में और आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर मैं एडिशनल बात की जगह ये कहूं कि सर कड़ी मेहनत करने का रिजल्ट हमेशा क्या निकलेगा, आपका अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, तो कॉन्सिक्वेंटली यहां पर ज्यादा बेहतरीन होगा रेदर देन फर्दर मोर, ठीक है ना जी। फर्दर मोर शब्द बना है फर्दर के साथ मोर जोड़कर। सर फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब आगे, और का मतलब, मोर का मतलब आगे और क्या आप यहां बताना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। वाओ दैट व्यू इज एब्सोल्युटली, है ना, वाओ वो जो नजारा है बहुत ही अच्छा, क्या है, ह्यूज, वेल, फैंटास्टिक, ओमन। ओमन के बारे में पहले पकड़ लेते हैं बातचीत, ठीक है ना। ओमन का मतलब होता है किसी चीज के लिए एक अच्छा सिग्नल, अच्छा सिग्नल को ही हम हिंदी में कहते हैं शगुन, ठीक है ना। शगुन कहते हैं या शकुन कहते हैं, मुझे इतना पूरा गहराई से तो नहीं पता हिंदी के बारे में। हाँ, बस इसको हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप में एक गुड साइन होता है किसी चीज के होने का। मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे कभी कभी आप पापा के साथ जब घर से बाहर निकलते हैं, है ना, और बाहर निकलते ही अगर मान लो कोई में घर में दीदी या भैया कोई छींक दें, हाँ छी, तो यूजुअली यही कहा जाता है ये अपशगुन हो गया, ये अच्छा शगुन नहीं है, समझ रहे, ठीक है। तो ओमन का दूर दूर से लेना देना नहीं है। वाव अपने आप में एक ऐसी इंटरजेक्शन है जो अचंभे को बताता है और गुड एक्सपीरियंस को बताता है, ठीक है ना। वाव दैट व्यू इज एब्सोल्युटली ह्यूज। व्यू का मतलब होता है नजारा। अब किसी भी चीज को जब आप देखते हैं तो नजारा जो होता है, क्या वो ह्यूज हो सकता है। ह्यूज का एक तरह से अर्थ लेके चलेंगे बिग, बड़ा। वेल का मतलब होता है अपने आप में अच्छा, ठीक है ना जी। वेल का मतलब क्या होता है, अपने आप में अच्छा, और ये अच्छा सामान्यतः हेल्थ से संबंधित होता है, ठीक है ना जी। भाई देखो सिचुएशन को समझो, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के लिए अगर यहां पर आप एडजेक्टिव लगाएंगे तो एडजेक्टिव के रूप में यहां पर इसका मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी इंसान से पूछते हैं एक्सक्यूज मी हाउ आर यू, तो वो अगर ये कहना चाहता आई एम फाइन, तो वो ये भी कह सकता आई एम वेल। तो वेल का मतलब उसकी सेहत अब अच्छी है। तो सर ये दोनों अपने आप में इरिलीवेंट बनते हैं। कोई भी जो नज़ारा है जिसको आप देखते हैं वो अपने आप में फैंटास्टिक हो सकता है, जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा एहसास हो सकता है। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं हम। शी वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ फील कर रही थी। आफ्टर द लॉन्ग डे एट वर्क, पूरे दिन काम करने के बाद। सो शी डिसाइडेड टू, इसलिए उस इंसान ने डिसाइड किया, एंड टेक अ शॉर्ट नैप बिफोर डिनर, डिनर से पहले उसने एक छोटी सी नींद लेने का काम किया, ठीक है जी। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। सो शी डिसाइडेड टू, अब उसने डिसाइड किया है यहां पर एक काम, ठीक है ना, छोटी सी नींद ली है डिनर से पहले, यानी कि अब सारा दिन काम करने के बाद एग्जैक्टली उसको क्या करना था, डिनर खाना था। एग्जैक्टली उसको क्या करना था, डिनर खाना था।
लेकिन वो डिनर नहीं कर पाई। डिनर करने से पहले उसने क्या डिसाइड किया? तो पुटअप। पुटअप का मतलब क्या होता है? पुटअप का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, है ना। जैसे कभी कभी किसी इंसान के लिए हम कह देते हैं ना, आई कैन नॉट पुट अप विद यू, मैं आपके साथ अब इस चीज को और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। टू टोलरेट, पुटअप का मतलब क्या होता है? टोलरेट करना, ठीक है ना। ओके, टू टोलरेट मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। ओके बच्चा, यहां लिखा पुट ऑन। पुट ऑन के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। पुट ऑन के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। इसका अर्थ परफॉर्म भी होता है भाई, ठीक है ना। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को पहनना, ठीक है ना। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, खासकर किसी चीज को, वजन को, है ना। कभी कभी आपने किसी इंसान को देखा हो, उसका भारी भरकम शरीर होगा, आए एक्सक्यूज मी, यू आर पुटिंग ऑन वेट, यार क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। पुट आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक्सटिंग्विश करना, टू एक्सटिंग्विश, बुझा देना, ठीक है ना। अच्छा बच्चों ये याद रखिएगा, अगर हम टू के साथ V1 लगाकर किसी भी शब्द का अर्थ बताते हैं तो वो अपने आप में समझ लीजिएगा कि वो जो वर्ड आप जिसका अर्थ बता रहे हैं वो अपने आप में वर्ब है। किसी भी वर्ब का अर्थ बताने के लिए ही हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? टाल देना। उसने डिनर करने से पहले छोटी सी नींद लेने के बारे में सोचा, तो इसका मतलब डिनर लेने का आइडिया उसने क्या कर दिया? बाद में करने के लिए पोस्टपोन कर दिया। इजी गाइस। क्वेश्चन 17 पर आते हैं। आई इंजॉय प्लेइंग बोथ द पियानो सिंगिंग। देखो बच्चे सीधा सवाल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बोथ के पेयर को बनाने के लिए एंड की हमें जरूरत पड़ती है। आइदर के पेयर को बनाने के लिए हमें और की जरूरत पड़ती है। मेरे भाई नाइदर के पेयर को बनाने के लिए हम लोगों को नोर की जरूरत पड़ती है ना बच्चा। तो यहां पर बोथ अगर कह रहा है तो एंड के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है ना जी। ओके, क्वेश्चन 18 पर आते हैं। सवाल पढ़ने का है, पहले एक बार आप इसको ध्यान से पढ़कर देखें। जेन नोटिस्ड अ स्मॉल लीक इन द रूफ। जेन ने नोटिस की एक छोटी सी लीक रूफ में, छत में, एंड डिसाइडेड टू फिक्स इट इमीडिएटली। तुरंत इसको फिक्स करना, ठीक करने के लिए उसने डिसीजन लिया। वो जानती थी दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये तो एक पुरानी कहावत है। इस पुरानी कहावत का मतलब क्या होता है? समय पर किया गया कोई छोटा सा भी उपाय बड़ी मुसीबत को टाल देता है ना। छोटा सा भी कोई भी अगर मुसीबत का पहले ही आप इलाज कर दें तो वो आने वाले समय में आपका बहुत सारा समय और बहुत सारी आपकी मेहनत को बचा देता है, ठीक है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक इडियोमेटिक एक प्रोवर्ब बेसिस पर क्वेश्चन बनाया है। अगला सवाल सामने आता है। राइजिंग टेम्परेचर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन्स एंड ड्रॉट्स। देखो इस ड्रॉट्स की स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। इस ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा, ठीक है। और अगर आप इस ड्रॉट्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक बेसिकली खेल होता है, ठीक है। एंड ड्रॉट्स आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस, बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। सी लेवल्स आर राइजिंग एज पोलर आइस मेल्ट्स। पोलर आइस, पोलर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है कि नहीं जी। ये आर्कटिक सर्कल है, ये एंटार्क्टिक सर्कल है, समझ रहे हैं। तो इसकी जब जो आइस शीट बनी हुई है, ठीक है ना, इसके ऊपर जितना ये आइस इकट्ठा हुआ है अगर वो मेल्ट हो रहा है, उसी की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना। कोस्टल कम्युनिटीज इकोसिस्टम को अब ये चैलेंज भी होता जा रहा है। तो अब यहां पर हमें क्या समझ आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, सच एज हरिकेन्स एंड ड्रॉट्स। आगे क्या लिखा हुआ भाई? आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है सी लेवल्स, ठीक है ना, आर राइजिंग एज पोलर। तो अब यहां पर नंदिलेस कॉन्ट्रास्ट को बताता है, विरोधाभास को बताता है। तो नंदिलेस तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों के दोनों तो वही क्लाइमेट चेंज के बारे में। अदरवाइज हमें एक तरीके से, अदरवाइज किसी भी वाक्य के अंदर हम एक तरीके का विकल्प दिखाने का काम करते हैं। किसी भी बात का विकल्प, ठीक है ना। आप वहां जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं चला जाता हूं, तो आपके ना जाने का विकल्प मेरा जाना हो गया, ये भी यहां पर वैलिड नहीं है। अब यहां लिखा फर्दर मोर और इन एडिशन। फर्दर मोर और इन एडिशन को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही हैं।
लेकिन इन दोनों की दोनों बातों में एक माइनर सा फर्क होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फर्दर मोर क्या होता है, जो पहले कहा उसी बात को, जो चीज पहले कही गई, ठीक है ना, उसी बात को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाने के लिए, ठीक है ना, और ज्यादा स्ट्रोंग बताने के लिए आप फर्दर मोर का यूज करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने कोई भी बात कही, उस बात को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाने के लिए एक सेंटेंस की शुरुआत में आप फर्दर मोर का यूज करते हैं, और सामान्यतः ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको वैसे समझाता हूं, इसको थोड़ा सा घर परिवार की सिचुएशन में समझाते हैं। इसका ये भी मतलब हमें समझने की कोशिश करनी होती है कि जब हम जो कोई भी बात किसी इंसान के सामने कह रहे होते हैं, तो इसके अंदर प्रीसीडिंग स्टेटमेंट का इंपैक्ट दिखाया जाता है। ध्यान से समझना। कभी कभी कोई बहू अपनी सास की शिकायत अपने पति के सामने करती है, आपकी मम्मी मुझे ताने देती रहती है, और तो और कभी कभी ताने मेरे घर वालों को भी देती है। तो ताने का इंपैक्ट अगले सेंटेंस में जोड़ दिया, ठीक है, जो कह रहे हैं उसी को और ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए मेरे घर वालों को भी, समझ गए? तो इसे हम फर्दर मोर से कहते हैं। इन एडिशन का मतलब क्या होता है? इन एडिशन का मतलब हमें समझ में आता है जब हमारे सामने कोई भी कही हुई बात के अंदर, कोई भी कही हुई बात के अंदर एक ही आइडिया आगे प्रोसीड नहीं होता, ठीक है, अलग बात की इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं सेम इंपैक्ट को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाने के लिए यहां पर बात तो आगे कंटिन्यू है, लेकिन यहां पर क्लॉज 1 है, सेंटेंस 1 है या सेंटेंस 2 है, देखो आपस में रिलीवेंट तो है ये, लेकिन ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को बताने के लिए काम करते हैं। इसका अर्थ सामान्यतः ऑल्सो के समान होता है। मेरी बात समझ है? राइजिंग टेम्परेचर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन एंड ड्रॉट्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस। ठीक है ना जी। आगे क्या लिखा है? सी लेवल्स आर राइजिंग। इस बात के साथ इसका कोई तालमेल नहीं है, ठीक है जी। यहां पर तबाही दिखाई जा रही है, यहां पर समुद्री लेवल ऊपर उठ रहा है, तो आप कहेंगे सर इस बात का इस बात के साथ कोई स्ट्रोंग बॉन्डिंग नहीं है, ये एक अलग बात कह रहा है, ये एक अलग बात कह रहा है, लेकिन हाँ इन दोनों का इंपैक्ट अपने आप में हमारी इस धरती पर पोल्यूशन का नेगेटिव, ग्लोबल वार्मिंग का नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। तो यहां फर्दर मोर थोड़ा सा कमजोर बनता है। करेक्ट आंसर इन एडिशन। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से समझिएगा भाई। क्वेश्चन 20 को अब आप समझना शुरू करते हैं। शी वॉक्ड ब्लैंक द ब्रिज टू रीच द अदर साइड। अब एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। बिटवीन जो शब्द बना है वो बना है बिटविक्स्ट से, और बिटविक्स्ट का मतलब होता है दो एंड पॉइंट्स के बीच में। दो एंड पॉइंट्स के बीच में, यहां हो चाहे कहीं पर भी हो, ये दो एंड पॉइंट्स के बीच में है। सर ये बात तो सेंसिबल नहीं है। सर यहाँ लिखा बिलो, यहाँ लिखा है बिसाइड। बिसाइड तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि बिसाइड बताने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से एक के साथ में कोई दूसरी चीज, है ना, उसकी प्लेसमेंट नेक्स्ट हो जाती है, बिल्कुल नजदीक हो जाती है, तो ये तो किसी भी सेंस में नहीं जाएगा। बिलो का मतलब क्या समझ में आता है? किसी चीज के नीचे। अब यहाँ इस बिलो के पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए ये ब्रिज है और ये इसके बिलो है, तो इसमें ब्रिज को क्रॉस करने की तो बात ही जस्टिफाई नहीं होती है। तो सर हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है? थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है? कोई भी ब्रिज इस तरीके का बना हुआ है भाई, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे भाई। ये एक ब्रिज बना हुआ है भाई, ठीक है ना, ये यहाँ पर रोड है नॉर्मल तरीके से, ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? ये इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर गाड़ियां जा रही हैं, ओके। अब आप क्या कहेंगे सर? जब किसी भी ब्रिज को हम देखने का काम करते हैं, तो ब्रिज अपने आप में एक 3 डाइमेंशनल तरीका है जिसके आर पार निकलने का काम होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बेहतर आंसर होता है थ्रू। ठीक है, पेपर का ध्यान रखिएगा बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट बेटर वे टू, क्या अच्छा रास्ता हो, तरीका हो, टू ब्लैंक अ सीरियस, एक सीरियस इशू को विदाउट कमेंडियरिंग द मील। ठीक है ना। अब इस सवाल को ध्यान से पहले समझते हैं हम। तो ये पहले लिखे हुए शब्द का मीनिंग ही समझ लेते हैं, है ना। क्या अच्छा तरीका है, ब्लैंक अ सीरियस इशू, किसी भी मुद्दे को विदाउट, ठीक है ना। कमेंडियरिंग का मतलब होता है टेकिंग ओवर, ठीक है ना। टेकिंग ओवर का मतलब होता है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना। आप इसे हाईजैकिंग भी कह सकते हैं, विदाउट हाईजैकिंग द मील, ठीक है ना जी। ओके,
अब क्या तरीका है इस मुद्दे को लेकर, ठीक है ना, स्टेप अप, ब्रिंग अप, टर्न अप या पुल ऑफ। देखो पहले तो शब्द पुल ऑफ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। पुल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरी सफलतापूर्वक कर देना, है ना, टू अकम्प्लिश, ठीक है ना, टू अकम्प्लिश सक्सेसफुली, है ना, सफलतापूर्वक किसी भी काम को करना, टू अकम्प्लिश सक्सेसफुली, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे सामने मेरे बच्चों, क्या चीज, पुल ऑफ करना, ठीक है ना। अब व्हाट बेटर वे टू अकम्प्लिश अ सीरियस इशू, किसी सीरियस इशू को पूरी तरह से मतलब कंप्लीट करना थोड़ा सा मीनिंगलेस हो गया। टर्न अप का मतलब क्या होता है, टर्न अप का मतलब हमें समझ में आता है कहीं पर भी आना, ठीक है ना। जैसे अगर आपका कोई दोस्त पार्टी में नहीं पहुंचा तो आप यही कहेंगे ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट, अभी तक वो यहाँ आया नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एक अर्थ अराइव होता है और एक अर्थ होता है जैसे किसी भी म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर देते हैं, किसी म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर देते हैं, तो ये टर्न अप होता है। तो सर ये भी नॉनसेंस अपने आप में हो गया, है ना। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, स्टेप अप का मतलब होता है जब हम किसी चीज के लिए एफर्ट्स इंक्रीज कर देते हैं, समझ रहे, किसी भी एफर्ट को क्या है इंक्रीज कर देते हैं। तो सीरियस इशू के लिए एफर्ट इंक्रीज कर देना हो तो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा सेट नहीं है। कैसे बनेगी बात, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस, यानी कि किसी भी चीज को लोगों के सामने रखना, समझ रहे हैं, ठीक है ना जी। अब सिचुएशन क्या है, व्हाट बेटर वे टू मतलब ब्रिंग अ टॉपिक इनटू द नोटिस या सीरियस इशू को बिना कमेंडिंग द मील, ठीक है ना। यानी कि जब तक हम खाने पीने को नहीं रोके तब तक लोग मुद्दे पर कभी आते नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली ये इस कहने का मतलब यही है कि सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी खाने पीने से संबंधित हैं यहाँ पर, और उसको कंट्रोल करे बगैर मुद्दे को लोगों के सामने कैसे लेकर आया जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन 22, दे वरंट इनवाइटेड फॉर द रिट्रीट ब्लैंक दे। अब देखो ये जो रिट्रीट शब्द हमारे सामने है, इस रिट्रीट का मतलब आप ध्यान से समझें पहले। किसी भी लिखे हुए शब्द के अंदर आर ई अगर हमें देखने को मिलता है तो उसका अर्थ अगेन या फिर बैक मिलता है, और ट्रीट का मतलब होता है किसी के सामने पेश आना। तो रिट्रीट अगर आता है तो इसका मतलब होता है टू रिटर्न, है ना, वापस लौटकर उसी स्थिति में आना। दे वरंट इनवाइटेड फॉर द रिट्रीट ब्लैंक दे, किसी पार्टी का, है ना, कभी जैसे गेट टुगेदर होती है, कभी आप किसी गेट टुगेदर का अगर हिस्सा हुए हो, इकट्ठे मिलते हैं, पार्टी शार्टी होती है, पुराने जमाने के दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो उसी को अपन रिट्रीट भी कह देते हैं, समझ रहे हैं, उसी को अपन रिट्रीट भी कह देते हैं। उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर समझें, इसको देखते ही समझ में आ गया, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ हमें जाना होगा लेकर, दे अपनी जगह है ही। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से पूछा गया है। Select the most appropriate options. The parents decided to look blank decision it themselves before arriving blank a decision blank remove their son from the private school. प्रेपोजिशन है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, कोशिश करें अपने आप से बनाएं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना जी। सवाल लिखा है द पेरेंट्स डिसाइडेड टू लुक ब्लैंक डिसीजन इट देमसेल्व्स, ठीक है ना। तो लुक विद लुक अप, लुक इन या लुक इनटू, ठीक है ना। इट देमसेल्व्स बिफोर अराइविंग ब्लैंक डिसीजन। देखो सब, जब आप अराइव किसी प्लेस पर कर रहे हैं तो आपको कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी डिसीजन पर पहुंचने की बात कर रहे हैं तो डिसीजन पर पहुंचने का मतलब हमें क्या समझ आता है, किसी निर्णय पर आपको अगर पहुंचना है तो उसके साथ आपको प्रेपोजिशन एट लगानी है, ठीक है जी। अराइव एट अ डिसीजन ब्लैंक रिमूव देयर सन, ठीक है ना। अब यहाँ रिमूव अपने आप में इन्फिनिटिव परिवार का सदस्य है, ठीक है ना जी। पर V1 लेके चल रहे हो तो टू लगाओगे ही, दोनों तरफ है ही। अब हमारे सामने क्या है, तो क्या है, द पेरेंट्स डिसाइडेड टू लुक अप डिसीजन, नहीं सर, लुक अप का मतलब क्या होता है, लुक अप का मतलब होता है जब किसी इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है, डिसाइडेड टू लुक अप। अगर मैं लुक अप की यहाँ पर बात करूंगा तो लुक अप का मतलब होता है टू सीक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जानना।
अब क्या डिसीजन की इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है ना। और लुक इनटू के बारे में अगर हम समझें तो लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना। तो किसी भी डिसीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिसीजन के बारे में कोई भी इंसान पहले जांच पड़ताल करता है कि इस डिसीजन का कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ ज्यादा बेहतर आंसर होगा इनटू। अब की बात यहाँ पर हमें नहीं लिखनी है, ठीक है बेटा। आओ भाई क्वेश्चन 24 की तरफ चल लेते हैं। सवाल लिखा है द आर्कियोलॉजिस्ट्स ब्लैंक मैनी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन द रिमोट केव। ठीक है, रिमोट का मतलब यहाँ पर है मेरे बच्चे, ये केव अपने आप में एक नाउन है, रिमोट अपने आप में यहाँ एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है यहाँ पर डिस्टेंट, जो दूर है, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना ब्लैंक मैनी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, बहुत प्राचीन आर्टिफैक्ट्स को वो खोज निकालेगा। रिमोट बहुत दूर दराज में कहीं कोई गुफा है, ठीक है। सवाल में अगर हम बात करते हैं विल डिस्कवर, तो ये अपने आप में इम्प्रैक्टिकल है। विल डिस्कवर इसलिए यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई किसी दूर दराज गुफा के अंदर क्या गारंटी है कि वहां आर्टिफैक्ट्स ही हो। डायमंड भी तो हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है वहां पर फॉसिल मिल जाए, मींस एनिमल्स के या किसी के भी, मतलब वहां डेड बॉडीज मिल जाए, ठीक है ना। तो ये इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है। यहाँ लिखा है वर्ड डिस्कवरिंग, ठीक है जी, कोई बात नहीं। वर्ड डिस्कवरिंग किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है जी, इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे जस्टिफाई होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर इस पॉइंट से अगर हम, अच्छा यहां लिखा हुआ है, माय गॉड माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है, तो क्वेश्चन इतनी देर सोचने की जरूरत नहीं थी, सॉरी गाइस, मैं तो उसको देखा भी नहीं भाई। अब हमारे सामने सवाल आता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट फॉलोड बाय फिलर्स इज गिवन, पिक आउट द बेस्ट फिलर टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट करेक्टली एंड मीनिंगफुली। आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक सेंटेंस जचाना है जो इसकी बात का मीनिंग पूरा कर दे। क्या हो सकता है, लेट्स सी। इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज फॉर द हटमेंट ड्वेलर, ठीक है, हटमेंट में रहने वाले लोगों के लिए प्लीजेंट सरप्राइज था। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड हिम, जब सरकारी अधिकारी ने उसे बताया, ही हैड टू वैकेट द हटमेंट विच ही हैड बीन अनऑथोराइजली ऑक्यूपाइंग, ठीक है ना। प्लीजेंट सरप्राइज कैसा है, प्लीजेंट पॉजिटिव कैटेगरी का, अगर किसी को खाली करने के लिए आप बोल दोगे तो अनप्लीजेंट कैटेगरी में चला जाएगा, समझ रहे हैं? वो अपने आप में अनप्लीजेंट कैटेगरी में चला जाएगा। वी वुड बी अरेस्टेड फॉर एनक्रोचिंग ऑन द, सर अगर अरेस्ट करेंगे तो अनप्लीजेंट कैटेगरी में जाएगा। दे हैड रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट टू टेक पोजेशन ऑफ हिज हटमेंट, सर अगर उसके हटमेंट को ही, मतलब उसके झोंपड़े को ही अगर वो ले लेंगे उनसे तो वो उसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। ही हैड बीन गिफ्टेड एन अपार्टमेंट बाई, सर उसको गिफ्ट मिला है, इसी वजह से उसके लिए एक अच्छा सरप्राइज यहाँ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस, प्रेसिंग का मतलब जो दबाव बनाता है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक प्रेसिंग चैलेंजेस है फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जो आज दुनिया जिसको झेल रही है, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग एंड हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमीज। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की शुरुआत है, ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस में से जो मतलब आज के समय में हमारे ऊपर दबाव तनाव बनाए हुए हैं, उनमें से ये एक है, सब्जेक्ट है फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जो दुनिया आज देख रही है। आगे लिखा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सर जो इसके दुष्परिणाम है क्लाइमेट चेंज के, ठीक है ना। अदरवाइज तो अपने आप में एक वो स्टेटमेंट कहने की कोशिश करता है जो इसके विकल्प में है, पॉजिटिव बात कही है तो नेगेटिव की बात कही। जैसे आपने किसी भी इंसान को कहा ये चाय आप पी लीजिए, अदरवाइज मैं पी लूंगा, है ना, तो आप नहीं पी रहे तो उसका आपने विकल्प खड़ा कर दिया। नेवरदिलेस कंट्रास्ट है, यहाँ कंट्रास्ट नहीं है तो परिणाम बता रहा है क्लाइमेट चेंज का, है ना। एल्स, एल्स का मतलब क्या होता है, एल्स का मतलब समझ में आता है विकल्प बताना, अदरवाइज एल्स सिनोनिमसली होते हैं। तो करेक्ट आंसर कॉन्सिक्वेंटली ही यहां पर फिट बैठता है। क्वेश्चन 27, इन द डेज सिंस अ टॉक, ठीक है ना जी, जब से हमारी बातें हुई हैं उन दिनों की बात करते हैं। थिंग्स हैव स्टार्टेड टू ब्लैंक फॉर द टीच आउट कैंपेन, ठीक है ना जी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, थिंग्स हैव स्टार्टेड टू, क्या कर रही, शुरू कर दी है चीजों ने, फॉर द टीच आउट कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है जब किसी भी चीज को हम पॉपुलर करने के लिए अलग से एफर्ट्स लगाते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब गो इन का मतलब तो होता है किसी चीज के अंदर
एंटर करना। लुकअप का मतलब क्या होता है? किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इसका एक अर्थ तो है इंप्रूव करना, ठीक है ना। इसी का एक और होता है लुकअप का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी सर्च कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है जी। टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज पर पूरी तरीके से नियंत्रण हासिल कर लेना, कंट्रोल कर लेना, ठीक है जी। ओके। और गिव आउट का मतलब क्या होता है? गिव आउट का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग और किसी काम को रोक देना, या फिर गिव आउट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, या फिर इसी को हम अगर कहते हैं तो टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। अब मेरे बच्चे सवाल के करेक्ट आंसर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारे सामने बिल्कुल सीधी सी बात है ना। थिंग्स हैव स्टार्टेड टू, क्या चीज अब इंप्रूव हो रही है इस कैंपेन के लिए। तो स्टॉप या डिस्ट्रीब्यूट की सेंस नहीं, टेक ओवर मीन्स कंट्रोल नहीं, गो एंटर नहीं, तो आप यहाँ कहेंगे लुक अप कह देना ज्यादा सेंसिबल है, जिसका मतलब समझ में आता है कि अब चीजें क्या है और बेहतर होती जा रही है स्टीच आउट कैंपेन को लेकर। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 28 को ध्यान से पढ़ेंगे। आई मेट योर ब्रदर, मैं आपसे भाई आपके भाई से मिला एट द पार्टी, ही आस्क्ड ब्लैंक यू इनटू अपॉन आफ्टर विद, ठीक है ना। ही आस्क्ड ब्लैंक आगे लिखा है यू। अब आस्क के साथ अगर विद की हम बात करते हैं तो विद कंपनी को बताता है या टूल को बताता है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आस्क के साथ इनटू का फ्रेजल कोई मीनिंग होता है तो आप कहेंगे सर इसका कोई भी फ्रेजल मीनिंग नहीं होता, आस्क के साथ इनटू दूर दूर तक तालमेल नहीं। आस्क अपोन की बात अगर हम करते हैं तो आस्क अपोन दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। आस्क के साथ हम आफ्टर को यूज करते हैं तो आस्क आफ्टर का अपना एक सेंस जनरेट होता है, और आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी का हालचाल पूछना, ठीक है ना। ओके, किसी भी इंसान का हालचाल पूछना। तो यहां हालचाल पूछने की ही बात कही है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 29 को देखते हैं। दिस टाइम द लैंडिंग विल बी सक्सेसफुल। तो मेरे भाई अब इस लिखे हुए सेंटेंस में क्वेश्चन टैग आपको लगाना है। क्वेश्चन टैग लगाने में दिक्कत नहीं होगी। दिस टाइम द लैंडिंग, ठीक है ना। यहां दिस टाइम सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, द लैंडिंग ये सब्जेक्ट है। नॉन लिविंग होने की वजह से इट आप लगाएंगे, सब जगह पर है, आपत्ति नहीं है। विल के साथ यहां पर बात कही है पॉजिटिव में, तो वोंट आप लोगों को नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन इसके लिए लगाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन 30 पर आते हैं। ही नेवर ब्लैंक एंड सो एट लास्ट, क्या लिखा हुआ है? कुड ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। ओवरकम का मतलब होता है किसी भी चीज पर काबू पाना, ठीक है ना। एक आपने वो बचपन से ही सुना ना, वी शैल ओवरकम, है ना। तो वी शैल ओवरकम का मतलब होगा हम होंगे कामयाब, बचपन में गाते थे भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर द कॉफी लेडीज एंड जेंटलमैन। ही नेवर ब्लैंक एंड सो एट लास्ट कुड ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस शोज हिज परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, लगातार किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करना कंसिस्टेंसी कहलाता है। एंड डिटर्मिनेशन, ओके। तो भाई उस इंसान ने अपनी प्रॉब्लम पर काबू पाया, कंट्रोल पाया, जीत गया अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है ना। और ये उसके परसेवरेंस और डिटर्मिनेशन को दिखाता है। उसने कभी भी हथियार नहीं डाले, समर्पण नहीं किया। तो जब किसी इंसान ने समर्पण नहीं किया तो थ्री ऑफ द स्पंज इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। उसने अपनी जिंदगी के कचरे को साफ, स्पंज एक ऐसी चीज होती है किचन में होती है जो गंदगी को साफ, पानी वानी को साफ को करने के लिए स्पंज होता है, एक वो तरीके का फोम होता है, ठीक है ना। तो उसने जो है स्पंज कभी नहीं फेंका, नहीं फेंका तो इसका मतलब जिंदगी के कचरे को उसने खुद से ही साफ किया, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन 31 को ध्यान से पढ़ते हैं भाई। आपको फिर से वही काम करना है मेरे भाइयों। इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से इस लिखे हुए वाक्य के साथ फिल करके मीनिंगफुल इसको बनाना है। ये नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, पिछले हमने काफी सारे एग्जाम्स में जो देखा है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज फॉर द हटमेंट ड्वेलर वेन द गवर्नमेंट। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना। प्लीजेंट सरप्राइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात हमारे सामने है, तो उसको एक नया घर मिल गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। क्वेश्चन 32 पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। क्वेश्चन 32 पर हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 32 हमें क्या कहता है? somebody invited me, somebody invited me, है ना। देखो बच्चों, जो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ना, इसके सर क्वेश्चन टैग के लिए हम हमेशा दे का यूज करते हैं, ये कंफर्म रखेंगे। और पास्ट इंडेफिनेट होने की वजह से हम इसके लिए डिडंट का क्वेश्चन टैग बनाकर चलेंगे। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर लिखा हुआ सेंटेंस हमें पॉजिटिव नजर आता है तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम क्वेश्चन टैग लगाकर चलते हैं।
क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। 3 5 ब्लैंक 15। अब आप एक बार इसको ध्यान से पहले पढ़कर दें। अगर आप लोग टेबल्स यानी कि पहाड़े अगर याद करें, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, है ना, इस तरीके से जब आप टेबल्स को पढ़ते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे, 2 1s आर 2, ठीक है ना जी, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। समझ रहे मेरी बात? 2 3s का मतलब है 2 को 3 बार अगर मैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 को अगर 3 बार मैं जोड़ता हूं तो 6 बनता है। ये है इसकी फॉर्मेटिंग। समझ रहे? ठीक है। अब यहाँ 3 5s, 3 और 5 5 बार अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना बन गया भाई? 15 बन गया। तो ये टेबल लिखने का फॉर्मेट है। समझ रहे? ओके बच्चे। तो यानी कि यहां पर आप कितनी बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 को 5 बार, है ना, लिखकर जोड़ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन, तो 3 5 आर, है ना। अब मेरे भाई ये मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन दिया है, हम इसको बोलते हैं ना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा। इस 4 जा, इसमें जा कुछ नहीं है, ये है वंस आर, ठीक है। 4 4s आर, जिसकी आप जा की साउंड बना देते हैं, ये जाजू कुछ नहीं है, इसमें आर की साउंड है। क्वेश्चन 34 पर आते हैं। द शेफ, आपको यहां पर एक बाबू फिलअप करना है ताकि ये मीनिंगफुल बन जाए। फ्रेजल वर्ब का ये सवाल है आप लोगों के लिए, ठीक है। द शेफ, शेफ एक प्रोफेशनल कुक को कहा जाता है जो प्रोफेशनल खाना बनाने वाला है। The chef blank the new recipe for the restaurant's menu and it became an instant hit among the customers। ठीक है, एकदम से ये लोगों की कस्टमर्स के बीच में बहुत हिट हो गया। शेफ ने एक नई रेसिपी बनाई है ना। ब्रॉट इन का मतलब क्या होता है? ब्रॉट इन का मतलब होता है सर किसी भी चीज को कमाना, ठीक है ना, किसी भी चीज को कमाना, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को अगर कमाना है तो ब्रॉट इन का मतलब होगा लगभग अर्नड। फिलहाल हटाते हैं। ब्रोट ओ डबल एफ, ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है? जब किसी भी काम को आपने उसके अंत तक पहुंचा दिया, बड़ी कठिनाई से उसको आपने पूरा कर दिया, है ना। सर कठिनाई से किसी भी काम को पूरा कर दिया, है ना, तो ये अपने आप में क्या होगा? कंप्लीटेड विद डिफिकल्टी। ब्रोट अबाउट का मतलब क्या होता है? ब्रोट अबाउट का मतलब होता है जब कोई चीज जो होती है उसका कारण बन जाना। ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश कर देते हैं, ठीक है ना। कोज टू हैपन, यानी कि किसी भी चीज के होने का एक कारण बन जाना, ठीक है ना। और ब्रोट आउट का मतलब हमें क्या समझ में आता है? ब्रोट आउट का मतलब होता है कोई नई चीज लोगों के सामने लेकर आना, है ना। समथिंग दैट इज यू कैन से लॉन्च्ड, समथिंग न्यू। तो उसकी जो नई रेसिपी है उसको उसने लॉन्च किया रेस्टोरेंट के मेन्यू में, और भाई साहब एकदम से सारी की सारी चीज कस्टमर्स के बीच में बहुत ज्यादा हिट हो गई, ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं भाई। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उसने सही समय पर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। शी रिसीव्ड प्रेज फ्रॉम हर मैनेजर, अपने मैनेजर से उसको क्या मिली? प्रेज मिली, ठीक है ना। कन्वर्सली तो सर विपरीत होता है ना, ठीक है। फर्दर मोर, और यहां लिखा लाइकवाइज, लाइकवाइज हमेशा एक तरीके से कंपैरिजन बताने का काम करता है, जो सिमिलर एटीट्यूड बताता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो सिमिलरिटी बताता है, तो सिमिलरिटी की तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, उसे प्रेज मिली अपने मैनेजर से, तो यहाँ पर उसका परिणाम बताया गया है, ठीक है ना। इसके बारे में तो हम बता चुके हैं, जब किसी भी पहली बात को ही दोबारा से कहा जाए और ज्यादा स्ट्रोंग बनाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ तो परिणाम बताया गया है, तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सिक्वेंटली की बात यहाँ पर सही बनती है। क्वेश्चन 36 को पहले एक बार आप ध्यान से पढ़कर देखिए बच्चों, फिर हम कहानी को आगे समझते हैं। अब इस सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो सवाल कहता है हनी बीज, जो मधुमक्खी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पोलिनेशन में, ठीक है ना। वाइटल मींस इंपॉर्टेंट। पोलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव और मतलब पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको ट्रांसमिट करने का ये काम करते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग, बाबू इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा, ये ट्रांसफरिंग लिखा है, ठीक है, गलतियां हो जाती हैं बाबू।
हमारे टाइपिस्ट हैं, कभी गलती कर देते हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। पोलन बिटवीन फ्लावर्स विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन का सहारा बनते हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स ब्लैंक। हाउएवर हनी बीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग सीरियस थ्रेट्स, अब इनके लिए एक धमकी भी पैदा हो रही है। पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, हैबिटेट जिसकी वजह से उनके खत्म हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उनको कंट्रीब्यूट करते हैं उनका डिक्लाइन, यानी कि उनकी संख्या कम हो जाती है। टू प्रोटेक्ट दीज क्रूशियल पोलिनेटर्स वी नीड टू टेक immediate action. Honey bees produce delicious honey that we can enjoy. सर इस लिखे हुए पैराग्राफ में हमारा कोई रोल नहीं है जिसमें हम उसको इंजॉय, उसके हनी को इंजॉय करने की बात कर रहे हैं। सम पीपल कीप हनी बीज एज अ हॉबी, सर यहाँ हॉबी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। मैनी पीपल आर एलर्जिक टू बी स्टिंग्स, सर या मधुमक्खी के काटने से रिलेटेड कोई बात कनेक्ट नहीं हो पा रही है। विदाउट पोलिनेशन, हाँ पोलिनेशन के बारे में बात कही जा रही है, ठीक है जी। तो अगर पोलिनेशन नहीं हुआ तो बहुत सारी प्लांट स्पीशीज भी अपने आप में विलुप्त हो जाएंगी, इनका भी अपने आप में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन इंटरजेक्शन आपको यहाँ सप्लाई करना है ताकि मीनिंगफुल तरीके से बात करें। दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, ठीक है जी। एशिया कप हुआ, ठीक है ना, अभिषेक शर्मा ने लंबे लंबे छक्के मारे हर एक मैच में, है ना, तो वो उसको देखकर आप क्या कहेंगे? बट नहीं सर, बट का मतलब तो क्या है, जब आप किसी चीज को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हे का मतलब क्या होता है? अरे, अरे की बात नहीं करेंगे। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस अगर आपके सामने, तो ऊप्स, ऊप्स का मतलब तो क्या होता है? छोटी सी बेइज्जती, छोटी सी गलती, तो आप कहेंगे ब्रावो, बहादुरी। जब हमारे सामने कोई परफॉर्म अच्छा कर रहा होता है तो हम ताली बजाकर उसके हौसले को इंप्रूव करते हैं, उसको ये फील कराते हैं कि यार आपसे अच्छा किसी ने आज तक नहीं किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है भाई। आपको फिलअप करना है फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड। टॉम डिडंट हैव मच टाइम टू पैक फॉर हिज ट्रिप, अपने ट्रिप के लिए ज्यादा समय नहीं है उसको पैकिंग करने के लिए। सो शी हैड टू क्विकली ब्लैंक हिज क्लोथ्स इनटू द सूटकेस, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, फटाफट से जल्दी से बैग में उसने सारी चीजों को ठूस लिया, और जल्दी से सारी चीजों को ठूसने का मतलब होता है क्रैम इन, ठीक है। क्रैम का मतलब क्या होता है? रट्टा मारना। अब रटते वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में जो किताबों में लिखा उसको ठूस लेते हैं, समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, अब आप अगर एक अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ग्रामर की अगर मैं बात करूं, और अच्छे लेवल पर अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्लास में जो जो रूल्स कह कह कर टीचर आपको रटवाता है उसको ज़बरदस्ती दिमाग में ठूसते हैं, पेपर में वो ठूसा हुआ काम नहीं आता। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। पहली बार आप पढ़ना चाहते हैं तो अब की बार, आखिरी बार सिलेक्शन के लिए तैयार करो अपने आप को, हर चीज़ को बिल्कुल बारीक लेवल से धीरे धीरे समझकर एक अच्छे लेवल को पाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक बैच पढ़ लेना चाहिए। YouTube के ये जो सेशंस हैं आपको केवल तभी मदद करते हैं जब आप पहले अपनी सारी चीज़ों को पढ़ चुके हों, ठीक है ना। देखो, प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक प्यारी सी बुक बता देता हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश एक्यूमेन, हर लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर इस बुक में मिल जाते हैं। तो ये बुक तो आपकी एक प्रैक्टिस बुक है, ठीक है जी। और इसके अलावा वोकैबुलरी का अब तक का जो सबसे बेहतरीन, अब तक का जो बेस्ट कंटेंट है वो यही बुक है। देखो इसके ऊपर हल्का हल्का लाल लाल निशान दिख रहा है ना, मैं ही कर रहा हूँ ये बुक अपने आप में आप लोगों के लिए वोकैब की सबसे जादू भरी करिश्माई किताब है। जरूर पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, वोकैबुलरी का डर खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो एक अच्छा कंटेंट अगर हमें मिल जाता है ना, ये YouTube सेशंस तो आपके लिए मेरे बच्चों प्रैक्टिस के लिए हैं, कि आपको पता चल जाए कि अच्छा अब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो सर ने हमारे लिए चुने हैं, हमें ये जरूर देखना है, ठीक है। और इस सेशन को सभी बच्चों तक भी जरूर पहुंचाना है, ओके। वरना हम कहीं जरूरत से ज्यादा पीछे ना रह जाएं बदलते हालातों के अनुसार, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंस को लॉजिकली एक्सप्लेनेशन की तरह से मीनिंगफुल तरीके से कनेक्ट करते हुए एक सेंटेंस जोड़ना है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस, आपस में सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं, एंड इंटरडिपेंडेंस, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का आदान प्रदान, सर्विसेज है, आइडियाज हैं, कल्चर अक्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर के इस पार उस पार आपस में बिजनेस का, कल्चर का, आइडियाज का, वस्तुओं का लेना देना चलता है। फैसिलिटेटेड बाई एडवांसेस इन ट्रांसपोर्टेशन, बाबू ये ठीक कर लीजिएगा,
ये ट्रांसपोर्टेशन यहाँ लिखा है, ठीक है जी। एंड कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट्स है, नेगेटिव भी। ट्रंप ने अपने लिए मतलब क्या है, अपने देश में इंपोर्ट ड्यूटी 100% बढ़ा दी, हालत खराब होगी दूसरे बिजनेस की, दूसरे देश के बिजनेस के लोगों की। भाई हमारे यहाँ पर मान लीजिए कॉटन का कपड़ा तैयार हुआ, हम इस कॉटन के कपड़े को यूएसए में अगर बेचने जाएं, उसने कहा जी जो आपकी कीमत है उस पर 100% मैं टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है जी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा, आप ला के बेचना चाहे बेच लो। अब अगर मान लीजिए 200 रुपये का मतलब कोई भी कपड़े की अमाउंट है 200 रुपये, 100 रुपये इसमें जोड़ लो, तो भाई साहब क्या हालत होगी, मतलब 100% इसमें आप जोड़ लो। तो सर क्या इतना महंगा कपड़ा यूएसए में कोई खरीद पाएगा? सर नहीं खरीद पाएगा। अब नहीं खरीद पाएगा तो क्या, जिसने यहाँ पर अपनी चीजों को तैयार किया है बिजनेस के लिए, उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई भाई। ये नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या है भाई, बहुत सारे ऐसे देश हैं पूरे के पूरे भारत में जहां पर गाड़ियां बन नहीं सकती, नहीं बन सकती कि तो क्या, जिन देशों में बन रही है वहां से गाड़ियां मंगवा लो यार, सीधी बात है। अगर किसी देश में चावल नहीं बन पा रहा तो भारत में चावल खूब होता है, भारत से करो ना यार, मंगवाओ ना, क्या दिक्कत है। ग्लोबलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं इसके प्रभाव ऑन इकोनॉमी, सोसाइटीज एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव हेडक्वार्टर्स इन डिफरेंट कंट्रीज, नॉनसेंस बात है, कनेक्ट नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस प्रमोट करता है ग्लोबल कोऑपरेशन को और पीस को, दूर दूर तक इसका कोई चर्चा नहीं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस के होने के बावजूद भी, यूनाइटेड नेशंस के होने के बावजूद भी किसी भी देश में इस तरीके का आपसी व्यवहार अपने आप ही समझ जाते हैं। सम कंट्रीज हैव इम्पोज्ड टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट देयर लोकल इंडस्ट्रीज। अब देखो टैरिफ, मैंने आपको कहा टैरिफ क्यों लगाया जाता, ध्यान से समझिएगा। भारत से कपड़ा यूएसए में बेचने के लिए भेजा जा रहा है, इस पर टैरिफ लगाया जाता है, किस लिए, ताकि जो यूएसए के इंपोर्टर्स हैं, जो यूएसए के इंपोर्टर्स हैं, देखो हम तो यहाँ के लिए एक्सपोर्टर हुए ना, हमने तो एक्सपोर्ट करना है, तो यूएसए के जो इंपोर्टर हैं, पता चले यूएसए में जो ऑलरेडी अपनी लेवल पे कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना, उनका कपड़ा इतना सस्ता हो जाए, ठीक है ना, या इतना महंगा हो जाए, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, कि वहां के लोकल कपड़े को कोई मांगे ही ना और वहां की इंडस्ट्रीज ठप पड़ जाए, क्योंकि सर भारत से उतना सस्ता कपड़ा आ ही रहा है, ठीक है ना, तो उनके सस्ते कपड़े के साथ मैच ही नहीं कर पाए वो, तो सर उसको बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज टैरिफ लगा देती हैं ताकि लोकल इंडस्ट्रीज उनके देश में बची रहें। दिस इज सीन वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस विद ग्लोबलाइजेशन। रिलीवेंट है ये बात, मैनी पीपल एंजॉय इंटरनेशनल क्यूजाइंस, बिल्कुल नहीं सर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना मेरे बच्चों, इन क्वेश्चंस को जब आप बनाओगे तो ये आपके कॉम्प्रीहेंशन, जो आपका पैसेज आता है ना, ये उसके लेवल को भी इंप्रूव करेगा, तो इसको हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन 40 की काम करते हैं बातचीत, है ना। शी स्पोक ब्लैंक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एवरी क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। अब इस सवाल के अंदर देखो बच्चों, यहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक है, बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए क्लियरिंग, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है क्लियरिंग की जगह यहाँ पर और भी ज्यादा बेहतर होगा आंसरिंग शब्द ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उसने जवाब दिया है, इंटरव्यू के दौरान उसने जवाब दिया है क्या, हर एक क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ, ठीक है ना। तो सर लाउडली का तो मतलब चीखे मारते हुए होता है, जेंटली का मतलब होता है किसी एक्शन को जस्टिफाई करता है, ठीक है ना। जैसे आप अगर मान लीजिए डिनर कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप ग्लास को, चम्मच को बहुत जेंटली उठाएंगे, और बहुत जेंटली ही, नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो प्लेट में ठक ठक आवाज करके भी ग्लास ऐसे उठाएंगे, ग्लास ऐसे रखेंगे, पटक के भड़ाक। तो सर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जेंटली का मतलब होता है जो किसी एक्टिविटी को बताता है। साइलेंटली तो कोई आंसर नहीं देगा, इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली का मतलब होता है एक मतलब प्रभावशाली तरीके से जवाब दिया गया है। आफ्टर डेज ऑफ हैवी रेन, है ना, तो भारी भरकम बारिश होने के बाद द रिवर ब्लैंक इट्स बैंक्स कोजिंग वाइड स्प्रेड, है ना, तो सर ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, जो किसी भी नदी के मतलब एक नॉर्मल नदी का जो अपना एक सामान्य बहाव को संभालने की वो है कैपेसिटी, उससे ज्यादा अगर पानी बहे तो दिस इज व्हाट यू कॉल भाई। तो आप कहेंगे सर ये तो ओवरफ्लो का एक कॉन्सेप्ट समझ में बन जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। सरपास का मतलब होता है
होता है किसी चीज को पास कर देना। सबसाइड का मतलब क्या होता है, किसी को एक तरफ अवॉइड कर देना। मेरी बात समझ, यहाँ पर डिक्रीज भी इसका एक सेंस निकल जाता है। स्टेगनेटेड, ठीक है ना जी, यहाँ पर जीरो का मतलब कुछ नहीं है। स्टेगनेटेड की स्पेलिंग का मतलब होता है क्या चीज, जहां पानी का जमाव हो जाता है, सड़ने के लिए पानी जहां इकट्ठा हो जाता है। क्वेश्चन 42 पर काम करते हैं। मैं पछताया, रिजेंटेड का मतलब पछताया, ठीक है। अब पछताया का मतलब हमें समझ में आता है जिसको लेकर एक पछतावा फील होता है। आई रिजेंटेड इट ब्लैंक, इट सीम्ड टू इम्प्लाई दैट, इससे अर्थ निकल कर आता है दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है ना। मुझे पछतावा हुआ और महसूस हुआ, अर्थ ये समझ आया कि उसने उम्मीद की कि मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है। एज इट इज का मतलब तो क्या है, जो यहां पर कहा है बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो सर ये तो ऐसा का वैसा का नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। अब यहां अनलेस कंडीशन को बताता है, कंडीशन ये है नहीं, ठीक है जी, कंडीशन ये है नहीं। वेरएज का मतलब होता है जबकि, ये अपने आप में किसी भी तरह का कंट्रास्ट बताता है, कहीं भी बात के अंदर एक विरोध बताने का काम करता है। और बिकॉज कहने का मतलब होता है किसी चीज का रीजन बताना। तो सर यहाँ कंट्रास्ट नहीं है, मुझे इसका पछतावा हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि वो चाहता था कि मैं इस बात का उस इंसान के सामने जवाब दूं या जवाब रखूं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। आपको यहाँ पर एक प्रोवर्ब को फिट करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका सवाल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। व्हेन आई विजिटेड जापान, जब मैं जापान गया, आई मेड श्योर टू टेक ऑफ माई शूज बिफोर एंटरिंग द ट्रेडिशनल जापानीज हाउस। घर में घुसने से पहले मैं शूज उतारना का जो ट्रेडिशन है वो मैंने फॉलो किया। याद करते हुए द प्रोवर्ब व्हेन इन रोम, जब आप रोम में हैं तो आपको ऐसे ही काम करने होंगे जैसे, बेटे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, एज द रोमन्स डू, जैसे रोम के लोग करते हैं वैसे ही आपको ये काम करना होगा। समझ रहे, रोम में है तो रोम के वासियों की तरह से ही आपको रिएक्ट करना होगा। ही डिड नॉट कीप द की अंडर द मैट और, अब यहाँ और लिखा है, ठीक है जी। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वैसे तो यहाँ और होना नहीं चाहिए था, ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन में है तो हम इसको अवॉइड ही कर लेते हैं, और को हम हटाते हैं कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो डिड ही नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव कैटेगरी का क्वेश्चन टैग हमें बनाना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। क्वेश्चन 45 की तरफ चलते हैं। शीला इज इंटरेस्टेड ब्लैंक एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेंड्स आवर्स स्टार गेजिंग, आसमान के सितारों को देखने में सबसे ज्यादा समय ये लगाती है। तो इंटरेस्टेड के साथ हम इन एक फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं जिसका मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा किसी का गहन इंटरेस्ट हो। क्वेश्चन 46, द डिटेक्टिव एग्जामिन द क्राइम सीन, क्राइम सीन को उसने डिटेक्ट किया, ठीक है। लुकिंग फॉर एनी क्लूज, किसी तरह का कोई हिंट उसे मिल जाए, दैट कुड हेल्प सोल्व द मिस्ट्री, जिसके आधार पर वो रहस्य को हल कर सके, ठीक है ना। तो इन शब्दों के अंदर कौन सा शब्द सबसे सटीक बैठता है, ठीक है ना। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सर कोई डिटेक्टिव अनजाने में तो काम करेगा नहीं। स्पोरेडिकली का मतलब होता है कभी कभार, है ना, कभी मन किया, अरे सर वो डिटेक्टिव उसका काम है किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से, तो बहुत ध्यान से किसी चीज को करेंगे तो मैटिकुलसली इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। मेलोड्रामेटिकली का मतलब होता है किसी चीज को नाटकीय रूप में बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल तरीके से पेश करके लोगों के सामने रखना। क्वेश्चन 47, आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क, लंबे समय के बाद, आई लाइक टू ब्लैंक बाय रीडिंग अ गुड बुक और सिपिंग ऑन अ कप ऑफ टी। तो मैं अपने दिन के आखिरी पलों में, दिन का जो आखिरी पल है, मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, चाय पीता हूँ, है ना, जिससे मैं अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन का अंत कर रहा हूँ। तो वाइंड अप करना होता है किसी भी दिन के आखिरी पड़ाव को, बस। अब इससे ज्यादा और दिन में काम नहीं करना। टेक ऑफ तो आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। लुक आफ्टर, देख रेख करना। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है भाई, सेटल डाउन का मतलब होता है शांत होके आराम करना, बैठ जाना। लेकिन यहाँ आराम करने की बात नहीं है दोस्त, यहाँ पर तो वो इंसान अपने दिन को, ये लिखा ना, पूरे दिन के काम को अब मैं रोकता हूँ क्या, आखिर में ये काम करके फिर सोता हूँ। दीज आरंट योर बिल्स, आर दे, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आर के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन टेंस वही रहना चाहिए। ब्लैंक व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द एक्रोबैट, है ना। तो सर यहाँ पर का मतलब होता है सोचना। ऊप्स
किसी भी तरीके की मिस्टेक को रिफ्लेक्ट करता है, आउच पेन को बताता है, खुशी को बताता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो यहाँ वाव के साथ हम इसे सप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल हमारे सामने, वी मस्ट गेट रिड ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मस्ट का क्वेश्चन टैग मसंट से बनता है। ठीक है जी, तो यही इसका एक बेहतरीन आंसर बन जाता है। ठीक है जी, एंड हियर वी हैव द आंसर की लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, सेशन को शुरू से आखिर तक एक बार दोबारा भी देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, और मेरे भाई फिर से एक बात समझिएगा, ये सभी सेशंस आप लोगों के स्कोर के लेवल को और बूस्ट करने के लिए हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को अब की बार आखिरी बार सीखने के लिए आप लोगों को एक पूरा प्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहिए और उस बैच के बेसिस पर आप हर चीज को तार्किक रूप से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपकी उम्मीद बहुत ज्यादा हो, आपको लगता है कि नहीं सर इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं किया आपने। सर उसकी वजह है, कहीं ना कहीं मेरी एक लिमिट ये बन जाती है कि यार इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाबू आप लोग अगर पहली बार बिगिनर हैं तो सर आपको एक बैच ज्वाइन करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुझसे किसी से भी, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी। मुलाकात करेंगे अगले ऐसे ही बेहतरीन सेशन में। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।